हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। कल 5 जून को यूपीएससी की परीक्षा हुई। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा थी ये 2022 के लिए। क्वेश्चन पेपर जो था वो अगर आप देखेंगे 2021 के अपेक्षा तो थोड़ा सा टफ ही माना जाएगा। कुल मिला के जो जीएस का पहला पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 एमसीक्यूज। और ये जो 100 एमसीक्यूज पूछे गए जीएस फर्स्ट पेपर में, तो ये जो वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्नों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो 51 से लेकर 100 तक जो बाकी के प्रश्न हैं उसको हम करेंगे डिस्कस आज के इस सेशन में। ख़ास तौर से प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों का स्तर देखिए और जो इसका उत्तर हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक अगर देखना चाहते हैं आप, 1 से 50 तक, तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उसको जाके वॉच कर लीजिए। और यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। तो देखिए 51 है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, ये क्या है? 51 है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, बल्कि ये कुल मिला के 5 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। और इनमें कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो आइए फटाफट जो स्टेटमेंट है पहले उसको पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या सही है क्या? हाँ, पहला वाला सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 स्टार्ट की है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 3, ये करेक्ट है। कुछ भारतीय कंपनियाँ EP100 की सदस्य भी हैं, ये भी सही है। लेकिन पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है, ये सही नहीं है। यहाँ पर केवल 1, 3 और 4 आपके सही हो रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर कि पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा सही हुआ और चौथा सही हुआ। तो 1, 3 और 4 का जो विकल्प है वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 54 कौन सा है यार? 53 है। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? क्वेश्चन नंबर है 53 और यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही जवाब है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों का जो अधिक होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। WHO ने यहाँ पर देखिए चार स्टेटमेंट दिए हैं। PM2.5 का 24 घंटा माध्य 15 म्यूजी पर मीटर क्यूब से अधिक माइक्रोग्राम होता है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और PM2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है और वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न
कर सकता है। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर सही है कौन सा, PM 2.5 का 24 घंटा माध्य, ये सही हो जाएगा पहला। और चौथा भी सही है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकता है। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर देखिए, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गुच्छी क्या होता है, मशरूम की एक वैरायटी है, यानी कि यह एक कवक है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह सब कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती भी की जाती है, ये भी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में इसकी खेती भी होती है, तो आप जानते ही हैं। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, यह कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा विकल्प नहीं सही है, सॉरी, 1 और 2 सही है केवल, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और कौन सा है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका कौन सा, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, ये एक सही है और 3 सही है। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, दूसरा और चौथा यहाँ पर गलत है। 1 और 3 सही है, मतलब यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है, गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। गोल्डन महासीर एक पक्षी नहीं है। गोल्डन महासीर क्या है, फिश है। गोल्डन महासीर क्या है, फिश। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट, ये पक्षी नहीं है, फिश है गोल्डन महासीर। आज ये क्वेश्चन नंबर 58 पे प्रश्न होगा, कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण हैं, नाइट्रोजन के यौगिकीकरण कौन कौन से हैं, अल्फाल्फा, चौलाई एमरंथ, चना, तिपतिया घास, कुल्फा और पालक। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण कौन कौन से हैं, 58। सही जवाब इसका हो जाएगा अल्फाल्फा हो जाएगा, चना हो जाएगा और तिपतिया घास हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4, मतलब इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं, बाय रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर 59। सही जवाब इसका हो जाएगा क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियाँ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक संसाधनों का संवर्धन, आनुवंशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग, उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, यही इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार करिए, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, कौन कौन से बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आरोग्य सेतु भी ओपन सोर्स पर ही बना है, कोविन भी बना है, डिजिलॉकर भी बना है, दीक्षा भी बना है, सभी सही हैं, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा प्रचलित होने की बजाय
प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। 3 स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से सही हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका ये देख लेते हैं, तीनों सही हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 63। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, पढ़िए और इसके बाद इसका जो विकल्प है उसका आंसर हमको देना है। तो 63 पे पहुंच गए हम लोग और सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं यहाँ पर। सांस के बारे में जो तीनों कथन यहाँ पर हैं वो सही हैं। सांस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में भी बदलाव कर सकते हैं। सांस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुँच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सांस के रूप हैं, ये सब सही हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, कोई मिसाइल पृथ्वी के पृष्ठ किसी स्थिर कक्षा में स्थापित की जाती है और यह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, यानी कि प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी। फिर देखिए क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्यूबिट का जो उल्लेख है किस संदर्भ में होता है? क्यूबिट क्वांटम संगणन में होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार करिए। निकट परिपथ, टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। कौन सी लघुपरास युक्तियाँ या प्रौद्योगिकी मानी जाती है? लघुपरास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं यहाँ पर। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। तीनों यहाँ पर सही प्रतीत हो रहे हैं मुझे। 1, 2, 3 किस विकल्प में है? ऑप्शन डी में है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर 68 कथन दिए गए हैं प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में, आपको विचार करना है। प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं और प्रोबायोटिक्स प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्यों में हो सकता है, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में पाए जाते हैं। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर इसका केवल 1 और 3 सही हैं। प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं और प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। 1 और 3 करेक्ट हैं, मतलब 1 और 3 के मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69 पे। किस पर? 69 पे आ जाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन को बनाया है। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड किसने बनाया है? भारतीय सीरम संस्थान ने बनाया है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक, और कोवैक्सीन क्या है? एक वैक्सीन है रोगजनक। तो यहाँ पर सही जवाब 2 और 3 दोनों सही हैं, यहाँ पर याद रखिएगा 2 और 3 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई मुख्य सौर तूफान जिसको सौर प्रजाल कहते हैं, सौर प्रजाल पृथ्वी पर पहुँचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 6, 7 बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसका उत्तर आपको यहाँ पर नीचे कूट की सहायता से देना है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं और इसमें सही क्या है। ठीक है, सही क्या है वो देख लेते हैं। तो जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं, ऐसा होगा क्या? हाँ। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बिजली के ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ये भी सही है। फिर है पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं, ये ऐसा नहीं होगा। और उपग्रहों की जो कक्षाएं हैं वो विक्षुब्ध हो सकती हैं, पॉसिबल है क्या? हाँ। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, 1, 3, 4, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर आ गया है 71। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भिद स्रोत है? 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? धान। ठीक है, धान, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, उसका क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही कौन सा होगा? सही होगा इसका तीनों। बीज की कम आवश्यकता पड़ेगी, मेथेन का कम उत्पादन होगा और बिजली की खपत कम होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है 1, 2, 3 यानी कि डी सही है। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? लेक फागुइन। 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेक फागुइन। दक्षिण भारत की गंडी कोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? गंडी कोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित में से किस एक से निर्मित हुई है? सही जवाब हो जाएगा इसका पेन्नार, ऑप्शन सी। फिर देखिए यहाँ पर शिखर और पर्वत दिए गए हैं, इसको आपको यहाँ पर मैच कराना है, सही सुमेलित आपको कराना है। 3 ही दिए गए हैं, तो आइए इसको फटाफट मैच कराते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 75। 75 के बाद कितने प्रश्न बचेंगे? 25 प्रश्न और बचेंगे। तो नामचा परवा गढ़वाल हिमालय गलत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय ये सही है। नोकरेक कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, तो केवल 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हुआ, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। केवल 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, केवल 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो ये संगत है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए: अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए कर लिया विचार हमने। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? किसकी सीमाएं लगती हैं? इसमें से तजाकिस्तान की लगेगी, तुर्कमेनिस्तान की लगेगी और उज्बेकिस्तान की लगेगी। 3, 4, 5 इसका करेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। 78 क्या कह रहा है? यहाँ पर भी देखिए स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 78, मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो तीसरा वाला गलत है, बाकी सब यहाँ पर सही है। 1, 2, 4 सही है, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी, 78 का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर
कब होता है? जुलाई महीने में तो हो ही नहीं सकता है, तो दोनों गलत हो गए। जून महीने का जो पहला पखवाड़ा होता है 15 तारीख से पहले पड़ता है, जबकि 21 जून पड़ेगा कब? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आ जाइए नेक्स्ट पे, आर्द्रभूमि और झील। फिर हो गया यहाँ पर क्या, मतलब उनकी लोकेशन क्या है? होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर और समता कोता झील। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेणुका आर्द्रभूमि है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है, ये सही है। होकेरा मिलेगा आपको पंजाब में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, और सस्थाम कोत्ता झील मिलेगा तमिलनाडु में। सभी सही यहाँ पर, सभी सही, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सभी चारों युग में यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 81 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सही जवाब क्या होगा? स्टेटमेंट देखिए कितने दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं। फिर नीचे उपरोक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। करेक्ट है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने के हेतु शक्ति भी प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। सिविल अवमानना और आपराधिक तो ये तो नहीं है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से कौन से सही हैं वो देखना है। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। करेक्ट है। विधिक परिषदों, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर रहेगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 पे। स्टेटमेंट दिया गया है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं, पहला तो सही है, गलत है? गलत है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अनुमति दें। करेक्ट है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी। 83 का ऑप्शन बी सही है। केवल 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्या कहता है? 84 में भी 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। करेक्ट। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है प्रधानमंत्री को लेकर। स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। निम्नलिखित में कौन सी लोक भाषा की अनन्य शक्तियाँ हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना सही है क्या? नहीं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना क्या है? इसमें कौन सी लोक शक्तियों की अनन्य शक्तियाँ हैं? तो केवल दूसरा है यहाँ पर, बाकी 1 और 3 यहाँ पर गलत हैं। तो ऑप्शन केवल 2 सही है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी।
भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। 86 हो गया। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ये जो है क्या सही है, क्या नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है, ये गलत है। यह कानून कोई समाधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दरबदल मामला निश्चित करना होता है, ये सही है। तो केवल 2 यहाँ पर सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 का बी सही हुआ यहाँ पर, केवल 2, 86 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 आ गया। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत का महान्यायवादी और भारत सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एक अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। दूसरी बात क्या कही जा रही है, दूसरी बात यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था, मतलब, तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट है न तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों गलत है। इसका मतलब होगा कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। फिर देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा 86 तो हो गया है, 88 पे आइए। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत के न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट है 3 स्टेटमेंट है, इसके बाद कथन मिलेगा आपको, फिर इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें उत्तर सही हैं। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य को नहीं सौंपा गया परमादेश यानी कि मैंडेमस नहीं होगा। करेक्ट। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा, ये गलत है। कोई भी लोक प्रमाण शक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा रिट के लिए न्यायालय में समाधान करने के लिए याची हो सकता है, ये भी सही है। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, 88 का ऑप्शन सी। फिर देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस पर आपको विचार करना है। ठीक है। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है। अनंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। उत्तर होगा ऑप्शन डी। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई कथन दिए गए हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा सही है। चलिए, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी भी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। गलत। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि अध्यक्ष जो है प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। नहीं, ये गलत है। तो 1 और 3 यहाँ पर केवल सही हुए। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, त्वरित वित्तीय प्रपत्र रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने से संबंधित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। 92,
सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 92 का। चलिए देखते हैं। अंकित प्रभावी विनिमय दर में बृहद रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। में वृद्धि जो है ये रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वृद्धि व्यापक प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है, ये गलत। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और आर नीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें 1 और 3 सही हैं, मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 92 का ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आ जाइए किस पर, 93 पे आ जाते हैं। 93 चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप देख रहे हैं कि सभी जो प्रश्न हैं काफ़ी लंबे हैं और कई स्टेटमेंट पर आधारित हैं। ये यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी। तो 93 का जो आंसर है वो क्या होगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, नहीं। यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, करेक्ट। और यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे प्रभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद हो सकती है। केवल 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हैं, पहला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से सही हैं दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। फिर देखिए 94 के आगे 95, 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड IIBs से क्या लाभ है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सरकार IIBs के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कुल दरों को कम कर सकती है, सही है। IIB निदेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी सही है। IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजी कर लाभ कर योग्य नहीं होते, तीसरा तो गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है, विकल्प ए। 95 हो गया। 96 पे आइए। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। अपने प्लेटफार्मों को बाजार रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकती हैं। 96 की बात तो यहाँ पर हो रही है, जिसका यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वे अपने प्लेटफार्मों पर किसी अंश तक विक्रेताओं को स्वीकार करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका केवल करेक्ट है। उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। कौन से कार्यकलाप हैं जो अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। रियल सेक्टर का निर्माण, तो यहाँ पर देखिए किसानों का अपनी फसलें काटना, कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक। तो यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं 97 में, और 97 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन पहला तो सही है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी सही है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी संगठन को धनराशि उधार देना, इससे कोई मतलब नहीं। और किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बांड जारी करना, कोई मतलब नहीं। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हैं, केवल 1 और 2। 97 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 97 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। 98 है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से दिखाती है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है।
कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। फिर है कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। ऐसा भी नहीं है, तो फिर कैसा है? कोई भारतीय कंपनी जो किसी भारतीय देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है, उसका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है, प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। गलत। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर बाजार में स्थित परिसंपत्तियों में से अपना वस्तुगत मूल्य भी उत्पन्न करते हैं। ये सही है। तो केवल एक यहाँ पर सही हुआ, लास्ट वाला जो ऑप्शन है 98 का, केवल एक सही हुआ। फिर आइए 99 पे चलते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है और ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मतलब इसका उत्तर है केवल एक। ये आज का अंतिम प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ले जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। 100 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के कितने प्रश्न आए थे? कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे। पार्ट 1 में 50 प्रश्न, पार्ट 2 में 50 प्रश्न, कुछ 100 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ACF RFO की परीक्षा भी हाल ही में हुई थी, UPSSC की परीक्षा हुई थी, और भी कई परीक्षाएं हुई हैं। सभी के जो सॉल्व पेपर हैं चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप आंसर की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सभी वीडियोज़ को देख के ही जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी हैं और इस बार आपको सफल होना है एट एनी रेट। आप सभी को शुभकामनाएं। सेशन अच्छा लगा है तो इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। लाइक और शेयर कर देंगे तो आप लोगों का आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच।